हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले सेगमेंट में हमने ओशियन रेंज और ऑस्ट्रेलिया के 7 प्रोविंस का अध्ययन किया था। आज के सेगमेंट में हम ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक तथ्यों को विभिन्न आयामों से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियाई भौगोलिक स्वरूप में माउंटेन रेंज का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंज को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको 7 मुख्यतः माउंटेन रेंज मिलेगा। हम इसका यहां पर नंबरिंग करते हैं। आप साथ में फिजिकल एटलस अवश्य रखें, समझना बहुत इजी हो जाएगा। हम इसका नाम भी यहां पर लिखते हैं। पहला देखिए, पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और आपको पश्चिम में 2 मिलेगा, एक डार्लिंग रेंज और एक हैमरस्ले रेंज। 4 और 5 ये बिल्कुल बीच में है, मैकडोनाल्ड रेंज, एक मूसा ग्रेव रेंज, और नीचे मिलेगा आपको फ्लिंडर्स और बीच में मिलेगा ग्रेव रेंज। आप इसको कम से कम पूर्वी तट और पश्चिमी तट में कौन है, बीच में कौन है, ये क्रम जरूर याद रखें, ताकि आपको अगर प्रश्न में क्रमिक तक सजाने के लिए दे दे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको परेशानी ना हो। इसलिए पूर्वी तट पश्चिमी तट जो अपने दिमाग में इसको चस्पा करें। तो हम नाम लिखते हैं, तो फिर से हम बोल देते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, हैमरस्ले रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, मूसा ग्रेव रेंज, फ्लिंडर्स रेंज और ग्रे रेंज। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में देखिए क्या सब क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन तो ये बनेगा, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और एक तत्व और जानिए, नीचे में हम बताए थे कि ये विक्टोरिया प्रोविंस है, उसके ऊपर न्यू साउथ वेल्स है, यहां पर क्वींसलैंड है। तो इसमें दोनों में ये नाम अलग अलग हो जाता है। 2 जगह ये फैला हुआ है, 2 प्रोविंस में इसका नाम अलग अलग हो जाता है। उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या नाम है। तो इस लिहाज से उच्च स्तरीय एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर नाम लिख लें। देखिए दक्षिण में जो सबसे साउथ में जो विक्टोरिया प्रोविंस है, यहां पर इसका नाम हो जाता है, आप इसे नाम लिख लें, विक्टोरिया में इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और न्यू साउथ वेल्स में इसको न्यू इंग्लैंड रेंज बोलते हैं। तो ये अवश्य लिख लें आप, विक्टोरिया और NSW न्यू साउथ वेल्स। विक्टोरिया में इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और न्यू साउथ वेल्स में इसको न्यू इंग्लैंड रेंज बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा माउंट कोसी ओस्की है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आप लिख लें कोसी ओस्की। आप एटलस में नाम देखें, कोसी जेड भी मिलेगा बीच में, साइलेंट रहता है, कोसी ओस्की उसका नाम हो जाता है, और जेड साइलेंट हो जाएगा, कोसी ओस्की माउंट मिलेगा। एक तथ्य और इसके बारे में लिखें कि ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज है। इसको आप यहां पर लिख लें, दुनिया की तीसरी लंबी माउंटेन रेंज। पता ही होगा, पहला आपको एंडीज है, लिखना है तो लिख लें ब्रैकेट में एंडीज, दूसरा हो गया रॉकी, और तीसरा तो यही हो गया, और चौथा हिमालय है, इसको भी आप लिख लें। अब दूसरा नंबर में आइए, डार्लिंग रेंज। यहां पर देखिए आपको एक पर्थ मिलेगा, बताएंगे पिछले सेगमेंट में। यहां पर आपको ज्योग्राफिकल बे मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ भी है, ज्योग्राफिकल बे कहां है, इसलिए इसको आप ज्योग्राफिकल बे मिलेगा, इसी के बीच है। तो आप यहां लिख लें डार्लिंग रेंज के साथ में ये ज्योग्राफिकल बे और पर्थ के बीच है। तीसरा नंबर में आइए, हैमरस्ले रेंज। ये आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, उत्तर पश्चिम में। आप यहीं पर लिखें, इसी के बगल में आपको किम्बरले प्लेट्यू है, यहीं पर आप लिखें किम्बरले प्लेट्यू।
आप प्रतिरूप बनाए तो नोट्स में वहीं पर लिख लें तो आपको याद रहेगा पूरा अच्छा से। प्लेट्यू, किम्बर्ले प्लेट्यू यहीं पर है, हैमर्सलेट रेंज के जस्ट नीचे हो जाता है किम्बर्ले प्लेट्यू। और मैकडोनाल्ड रेंज और मूसा ग्रेव रेंज के बीच लिखेंगे, बिल्कुल बीच ऑस्ट्रेलिया में है, मिड ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन डाल सकता है मिड ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन माउंटेन रेंज है, आपको 4 नाम दे देगा, 2 आपको ये बनाना है। और 6 में लिखते हैं फ्लिंडर्स रेंज और 7 ग्रे रेंज। क्रमिकता को याद रखिएगा, हो सकता है क्रम से पूछ दे, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, बीच में कौन है, बिल्कुल साउथ में कौन हो जाता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना के रखेंगे इसको। तो ये माउंटेन रेंज हो गया। अब नदी के बारे में पढ़ते हैं, यहीं पर आप समझ लेंगे और इसको बिठा के तब उस पॉइंट पर जाते हैं। आइए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के रिवर नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको मुख्यतः 3 नदी मिलेगा जो काफी चर्चित है, जिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला तो मरे डार्लिंग है, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला मरे नदी हुआ, ये लिखे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और ये लगभग आपको 2530 के आसपास है, 2530 किलोमीटर ये सबसे लंबी नदी है। ये कहां से निकलती है? न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। या ब्रैकेट आप दे दें, कभी कभी आपको दे देगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं देगा। कभी आपको हम बताए भी हैं कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम 2 हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं, न्यू इंग्लैंड रेंज भी बोलते हैं, जो नॉर्थ का जो भाग है। तो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ना देके ऑस्ट्रेलियन आल्प्स देगा, ये तथ्य को आप याद रखिएगा, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख लें ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। उच्च स्तरीय एग्जाम में ये सब अंतर कर देता है। न्यू साउथ वेल्स राज्य हो गया, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। और ये देखिए गिरती कहां पर है, यहां पर आपको एटलस देखें, लेक अलेक्जेंड्रीना मिलेगा। तो आप इसको लिखें, रेड से लिख देते हैं, लेक अलेक्जेंड्रीना में गिरती है, पहले अलेक्जेंड्रीना में गिरती है। और ये फिर किसमें मिल जाती है? इंडियन ओशियन में मिल जाती है, इंडियन ओशियन में मिल जाती है। अब देखिए दूसरी नदी डार्लिंग नदी मिलेगा, डार्लिंग, इसके बारे में भी लिखें, ये भी न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और यहां की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 1500 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 1472 वगैरह मिलेगा, 1500 आप याद रखें। और ये कहां मिल जाती है? यही मरे नदी में मिल जाती है। और मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मरे डार्लिंग, यहाँ की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण भी करती है। यहीं पर मिलने के बाद नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? मरे डार्लिंग, इसका नाम चेंज हो जाता है मरे डार्लिंग, साथ साथ बोलने लगता है। और एक तीसरा याद रखिए, क्वींसलैंड से निकलती है कूपर क्रीक नदी, इसको भी आप थोड़ा जान जाए। कूपर क्रीक ये क्वींसलैंड से निकलती है, ऊपर में है क्वींसलैंड प्रोविंस से निकलती है। और ये मिलती है, यहां पर आपको मिलेगा आयर्स लेक, लेक आयर्स में मिलती है, EYERE होगा, में मिलती है। देखिए लेक आयर के बगल में आपको आयर्स पर्वत मिलेगा, वो बहुत चर्चित है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन पलट के देखिए, उसमें आपको मिलेगा कि दुनिया में वो कौन सा पर्वत है जो रंग बदल देता है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा रंग बदलने वाला पर्वत कौन है, या वह कौन सा पर्वत है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उसका रॉक का कलर चेंज हो जाता है। तो आयर्स पर्वत के बारे में चूंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको तो आप हम अच्छा से नोट्स में बना के दिखा देते हैं। यहां पर आप लिखिए आयर्स पर्वत, इसके बारे में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाया, पहले भी बोले यूपीएससी का भी पुराना क्वेश्चन देखेगा। रंग बदलने वाला पर्वत के बाद इसको रंग बदलने वाला पर्वत बोला जाता है। आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वो कौन सा पर्वत जिसका रंग बदल जाता है, तो ये भी आप लिख लें, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर रंग बदल जाता है।
देखिए आप अच्छा से नोट्स बनाएं। हम जहां पर जगह कम है बोर्ड में तो हम एक साथ चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए जहां जगह मिलता है हम वहां लिख देते हैं, लेकिन आप इसको क्रमिकता के साथ आप नोट्स में लिखें। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर रंग चेंज हो जाता है। तीसरा लिखिए, आपको ये भी क्वेश्चन डाल देगा सूर्य का प्रकाश पड़ने पर कौन सा पर्वत इसका रॉक का रंग कलर चेंज हो जाता है, तो आप वो भी लिखिए, रॉक का कलर चेंज हो जाना जो होता है। आप इस पर भी विचार कीजिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आयर्स पर्वत का रंग चेंज हो जाता है सूर्य का प्रकाश पड़ने पर। तो उसकी भौगोलिक संरचना में निहित है। ये लिखे हैं, ये बलुआ पत्थर इसका निर्माण है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इस कारण इसमें लोहा और ऑक्साइड, लोह जोड़ ऑक्साइड O2 इसके कारण इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट दीजिए कि एंगल, सूर्य का प्रकाश का एंगल जो है जब 90 डिग्री पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब 90 डिग्री पर सीधे पड़ रहा है तो ये आपको लाल और भूरा और आपको गुलाबी कलर का हो जाएगा। और लेकिन जब 30 डिग्री या 45 डिग्री पर यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये लाल और नारंगी रंग का हो जाता है। तो एंगल भी लिखिए, 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, ये भूरा और गुलाबी, और 30 डिग्री पर लिख लें, ये आपको लाल और नारंगी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ये पूछा गया है इस पर, तो कम से कम इतना ये तो जरूर याद रखें वो कौन सा पर्वत है जो रंग बदलने के लिए जाना जाता है, आयर्स पर्वत। तो इतना सफिशिएंट है, इस पर आप क्वेश्चन इस पर अच्छा एक और, इसका नाम आयर्स पर्वत का एक और नाम है, इसका नाम लिख लें, छूट जाएगा। इसको उलेरू पहाड़ भी बोलते हैं, उलेरू पहाड़, ULURU इस नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट्स में लिख लें, उलेरू पहाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक तत्व और जाने यहीं पर छूट जाएगा, ये कंगारू आइलैंड के बारे में जाने। कंगारू आइलैंड आप एटलस देखिए, आपको यहां पर मिलेगा कंगारू आइलैंड। आपको देखिए इधर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ स्पेंसर, आप एटलस निकाल के देखिए, और नीचे इस साइड मिलेगा आपको इनकाउंटर बे, इन दोनों के बीच मिलेगा कंगारू आइलैंड। कंगारू आइलैंड के बारे में आप लिख लें, किसके किसके बीच है पहले तो ये आप जान जाए। तो गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर और इनकाउंटर बे के बीच में है। आप एटलस देखिए, आराम से समझ जाएंगे। और ये पर लिखते कि यहां ऑस्ट्रेलिया की यहां की सरकार जो है कंगारुओं को संरक्षण देने के लिए यहां पार्क बनाया है, कंगारुओं को संरक्षण देने के लिए, उसी के नाम पर इसको कंगारू आइलैंड बोलते हैं। कंगारुओं को संरक्षण का पार्क है यहाँ, कंगारू आइलैंड। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम अभी टॉरस स्ट्रेट और बॉस स्ट्रेट के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब स्ट्रेट के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको दो स्ट्रेट मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, टॉरस स्ट्रेट और बॉस स्ट्रेट। तो यहां पर देखिए एटलस में आपको इधर मिलेगा कोरल सी और आरापुरा सी। तो स्ट्रेट क्या हुआ, स्ट्रेट इज ए नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट जॉइंस टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट्स टू लैंडमार्क्स। तो किसको किसको ज्वाइंट कर रहा है, तो आप देखिए कोरल सी को किससे ज्वाइन कर रहा है, आरापुरा सी से। देखिए आपको परीक्षा में हो सकता है कोरल सी ना देखे, पैसिफिक ओशन दे दे, ये पैसिफिक ओशन का ही भाग है, तो इसमें घबराना नहीं है। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि मैथ को रटिए मत, समझिए क्या फैक्ट्स है, आप फिगर देख के समझ जाए। पैसिफिक ओशन भी लिख ले आप ब्रैकेट में, इसलिए पैसिफिक ओशन को आरापुरा सी से ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए अलग किसको किसको कर रहा है, सेपरेट टू लैंडमार्क्स होता है, तो किसको किसको कर रहा है सेपरेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से, PNG से। आप यहां पर लिख लें किसको अलग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से, PNG सेपरेट कर रहा है। लेकिन आप यहां पर याद रखिए, यहां पर एक पेनिनसुला मिलेगा आपको, कोप योर्क पेनिनसुला, ये पेनिनसुला का निर्माण करता है।
आपको उच्च स्तरीय एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया ना देकर आपको दे देगा पेनिनसुला का नाम, तो आप घबराइएगा नहीं। इस कोप यॉर्क पेनिनसुला को पीएनजी से अलग करता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप अवश्य लिख लें, ये कोप यॉर्क पेनिनसुला को अलग करता है किससे? पापुआ न्यू गिनी, पीएनजी से। ये टॉरस स्टेट को आप ऐसे समझ जाइएगा। अब आप बॉस स्टेट के बारे में भी लिखिए, इसके बारे में भी आप समझिए। इधर आपको मिलेगा मैप देखिए, तस्मान सी, और इधर मिलेगा इंडियन ओशियन या साउथ ओशियन भी दे देगा परीक्षा में। तो आप बॉस स्टेट के बारे में लिख लें, ये तस्मान सी, इंडियन ओशियन, ब्रैकेट में साउथ ओशियन भी दे दे, डाल सकता है परीक्षा में। इसको ज्वाइन कर रहा है बॉस स्टेट। तो दो स्टेट के बारे में आप जान गए। अब यहां पर दोस्तों डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए मिड अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है, आपको 3 डेजर्ट एक साथ मिलेगा ऊपर से नीचे। सैंडी डेजर्ट, हम यहां पर नाम लिखे हैं, आप लिख लें, सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट। और आपको इस साइड मिलेगा पूरब में अनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। ये 5 डेजर्ट का नाम आप याद रखें। ये तो 3 अवश्य याद रखिए, ये आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इसको डेजर्ट के बारे में यहां पर हम लिख देते हैं। पहला हो गया सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। इसको शॉर्ट में 7GB भी बोलते हैं, 7GB भी। 7 से हो गया सैंडी, जी से हो गया गिब्सन और बी से हो गया विक्टोरिया। याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा, 7GB डेजर्ट, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। क्रम से याद कर लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण। और पूर्व में याद कीजिएगा अनामी डेजर्ट। देखिएगा आपको एटलस में टी से मिलेगा, टी साइलेंट रहता है। अनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ये 2 डेजर्ट इधर है पूर्वी डेजर्ट में, ये 3 इधर मिलेगा, 7GB जिसको बोलते हैं। इसी कारण देखिएगा जब इधर डेजर्ट के कारण ही आपको ऑस्ट्रेलिया की जब खोज हुई थी तो शुरुआत में यूरोपियन लोग इधर से आ रहे थे तो इधर पूरा का पूरा डेजर्ट मिलता था, पानी ही नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको प्यासी भूमि का भी देश बोलते हैं। यही कारण है पश्चिम में होने के कारण बाद में तस्मान साहब ने पूरब से खोजा इसको, प्यासी भूमि का देश। क्योंकि आप पश्चिम में देखिएगा पूरा का पूरा डेजर्ट है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन डालता है प्यासी भूमि का देश किसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो इसी कारण कि जब खोज हो रही थी तो पश्चिमी तट के सहारे आ रहे थे और यहाँ पर पूरा का पूरा पश्चिमी बेल्ट में डेजर्ट है, इस कारण पानी नहीं था, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्यासी भूमि का देश। नाम याद रखिएगा, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। शॉर्ट नाम याद रखिएगा 7GB, उससे भी हो जाएगा। और इधर मिल जाएगा आपको पूरब में अनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ये 5 डेजर्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में अब आर्टिजन बेसिन के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक आर्टिजन बेसिन, आपको निम्न भूमि का क्षेत्र, ये आपको बेल्ट मिलेगा, आर्टिजन बेसिन। ये आप ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। उत्सुक कूप कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न भूमि का क्षेत्र, अपने आप थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे तो अपने आप पानी निकलने लगता है। तो आप यहां पर इसको लिखे, आर्टिजन बेसिन यहां पर है। निम्न भूमि का ये प्रदेश है, निम्न भूमि का प्रदेश। इसको उत्सुक, हिंदी में बोलते हैं उत्सुक कूप। और एक यहां पर कि आप जैसे मिट्टी हटाएंगे तो अपने आप पानी निकलने लगता है, स्वयं पानी निकलने लगता है। इसके कारण सिंचाई का यहां पर उतनी जरूरत नहीं होती है। और इस बेल्ट में आपको शीतोष्ण घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं, डाउन्स, पहले जो बताए हैं।
पुराना सेगमेंट में। तो यहाँ पर दो चीज हो गया, एक डाउन्स जो शीतोष्ण घास का मैदान हो गया, डाउन्स जो आपको सिंचाई के लिए पानी का उतना ये व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है कृत्रिम रूप से। इस कारण यहाँ पर गेहूं की फार्मिंग खेती काफी ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे लिख लें कि डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान ब्रैकेट में डाल दें। और सिंचाई की व्यवस्था इस क्षेत्र में आपको गेहूं की फार्मिंग खेती काफी ज्यादा होती है। ये पूर्वी तट में एक तत्व और जाने, यहां पर आपको देखिएगा पर्थ मिलेगा। पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कई बार हम नॉर्थ अमेरिका वगैरह सेगमेंट में बता चुके हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पाई जाती है। इसके लिए 2 पॉइंट होना चाहिए, आपको परीक्षा में कई बार मिलेगा। पहला, महाद्वीप का ये पश्चिमी तट हो और 35 से 40 डिग्री लेटीट्यूड हो। तो यहाँ पर्थ के बारे में आप यहीं पर लिख लें, आप यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके लिए एक पॉइंट क्या हो गया, पश्चिमी तट, महाद्वीप का पश्चिमी तट होना चाहिए, वो भी है। और दूसरा 35 से 40 डिग्री लेटीट्यूड होना चाहिए, ये दोनों है। और जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, याद रखें वहां पर आपको रसीले फल का खेती सबसे ज्यादा होगा, रसीले फल का उत्पादन। आपको ये सब चीज हम पहले बता चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर डाल देगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उसमें आपको नाम दे देगा पर्थ, एडिलेड, सिडनी वगैरह। तो याद रखिएगा पर्थ लगाइएगा, ये पर्थ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। एक पॉइंट और यहां पर समझ ले दोस्तों, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये नहीं तो छूट जाएगा। बाइट जहां पर होगा वो याद कीजिए, वो आपको पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बन जाता है। जो समुद्र तटीय इलाका, अफ्रीका में भी हम बताए हैं, और टोगो बेनिन वाला जो बेल्ट है वहां पर भी हम बताए थे बाइट के बारे में। ये ये आपको समुद्र का ये अर्ध चंद्राकार भाग को कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये आपको पर्यटन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र बन जाता है, पर्यटन का उम्दा क्षेत्र। ये काफी लंबी है, लगभग 1500 किलोमीटर है। यहीं पर एडिलेड है। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में कौन सा आपको पोर्ट है। याद रखिएगा ये एडिलेड यहीं पर है, एडिलेड पोर्ट। अगर प्रोविंस जो पढ़ा रहे थे उस सेगमेंट में आप देखिएगा एडिलेड आपको पोर्ट मिल जाएगा। एक और जाने हैं दोस्तों यहां पर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे पर्थ से सिडनी के लिए जाती है, पर्थ से सिडनी के लिए। आप लिखें ट्रांस कॉन्टिनेंटल की, ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी आपको रेलवे नेटवर्क है। आप यहीं पर लिख लें, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क। आप नोट्स में अच्छा से लिखे, जहां पर आप क्रम से लिखे, हम यहां पर जगह है तो हम लिख देते हैं। दुनिया की सबसे तीसरी लंबी नेटवर्क कहां से कहां जाती है, आपको सिडनी से पर्थ। ये लगभग 4000 से ऊपर है, 4200 किलोमीटर है। पहला स्थान किसका है, ट्रांस साइबेरियन का, 9000 से ऊपर है, मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक। लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, बता भी चुके हैं, फिर भी आप लिख लें व्लादिवोस्टॉक, 9000 से ऊपर है ये। सेकेंड आपको मिल जाएगा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे नेटवर्क, ये आपको 6800 के आसपास है, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर। और ये तीसरा है दुनिया की सबसे, सिडनी से पर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, कई कई परीक्षा में डाल देता है, तीसरी सबसे लंबी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेगमेंट में हम लास्ट एक और पॉइंट अध्ययन करेंगे, कुछ खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करके ये आज का सेगमेंट समाप्त करेंगे। तो खनिज
पदार्थ वाला भी पॉइंट को समझ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के खनिज पदार्थ के बारे में जानते हैं कि कौन से खनिज या मिनरल्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा वाइपा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, वाइपा किस क्षेत्र में है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये कोप यॉर्क पेनिनसुला जो भाग है उसका ये वाइपा वहां पर है। इसको आप इससे पहले लिख लें, वाइपा जो है ये केप यॉर्क पेनिनसुला में है। और दूसरा आपको मिलेगा अर्न हिमलैंड, ये आपको डार्विन या अरापुरा सी के नीचे मिलेगा। आप एटलस देखें, आप यहां पर लिख सकते हैं आपको समझने के लिए, डार्विन या अरापुरा सी के साउथ में है। ये दोनों में बॉक्साइट काफी ज्यादा मिलता है, बॉक्साइट और यूरेनियम, बॉक्साइट और यूरेनियम, वाइपा और अर्न हिमलैंड। मैप पे आप देखिए, यहां हो गया वाइपा, यहां हो गया अर्न हिमलैंड। याद मत कीजिए, आप फैक्ट्स को मैप देख के समझिए। वाइपा यहां हो गया कोप यॉर्क पेनिनसुला में, अर्न हिमलैंड हो गया डार्विन या अरापुरा सी के साउथ में। यहां पर लिखिए ये बॉक्साइट और यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में जाने, यूरेनियम का दुनिया में सबसे अधिक आपको भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उत्पादन कनाडा में होता है सबसे ज्यादा। तो आप ऐसे इसको लिखें, भंडार आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उत्पादन में लिखे पहला स्थान किसका है, कनाडा का। यह अंतर समझिएगा, परीक्षा में डाल सकता है ये यूरेनियम। तो ये दो क्षेत्र आप समझ गए, वाइपा और अर्न हिमलैंड। तीसरा और चौथा पर देखिए माउंट ईसा और ग्रे रेंज। आपको याद कीजिए, पर्वत श्रेणी जब पढ़ा रहे थे माउंटेन रेंज, उसमें 7वां नंबर में ग्रे रेंज ही था। ये दोनों माउंट ईसा और ग्रे रेंज, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं और जो अंतर है उसको हम समझ जाते हैं। तीसरा लिखिए माउंट ईसा। माउंट ईसा में आपको सीसा भी मिलता है, जस्ता भी मिलता है। इसके बारे में याद रखिए, ये दोनों जुड़वा खनिज है, जहां सीसा होगा वहां जस्ता भी होगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके लिए, आप ये जुड़वा खनिज है। लेकिन साथ साथ यहां पर तांबा और चांदी भी मिलता है। और यही अंतर है, चौथा नंबर जो ग्रे रेंज है, ग्रे रेंज में सिर्फ सीसा और जस्ता मिलता है। यह अंतर को याद रखेगा, उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। माउंट ईसा और ग्रे रेंज में, ग्रे रेंज में आपको तांबा और चांदी नहीं मिलता है, सिर्फ सीसा और जस्ता मिलेगा। सीसा और जस्ता मिलेगा। यह अंतर, बारीक अंतर को समझ जाइएगा, यहाँ तांबा और चांदी नहीं है। एक यहां पर हैमरस्ले लैंड, आप माउंटेन रेंज में याद कीजिएगा, तीसरा नंबर हम बताए थे हैमरस्ले, वहीं पर है हैमरस्ले लैंड। यहां पर आयरन बहुत ज्यादा है, तो आप नोट्स में लिख लें, Fe सबसे ज्यादा मिलता है यहां पर हैमरस्ले लैंड में। और लास्ट पॉइंट देखिए, पर्थ के पास मिलेगा आपको कालगुरली और बोल्डर। यहां पर सोना और चांदी सबसे ज्यादा है, यहीं पर हम लिख देते हैं सोना और चांदी, कालगुरली और बोल्डर में। तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का खनिज मिनरल्स वगैरह के बारे में था कि कौन कौन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इजी है। वाइपा और अर्न हिम को एक साथ याद रखिए, ये दोनों को एक साथ याद रखिए, माउंट ईसा और ग्रे रेंज को। हैमरस्ले में Fe है, कालगुरली और बोल्डर में सोना और चांदी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम ये सेगमेंट और ये ऑस्ट्रेलिया का सीरीज दोनों खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये सेगमेंट और ये सीरीज दोनों आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।